स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक्शन पापा। पापा 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 सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। दोस्तों, दोनों एनिमल मूवी के ट्रेलर का ये सीन काफी वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर कपूर अपने ऑन स्क्रीन फादर अनिल कपूर के सामने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को रिप्ले करते दिखाई दे रहे हैं। जहां इस सीन में रणबीर कपूर की एक्टिंग की इंटेंसिटी की तारीफ की जा रही है। लेकिन अगर हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर नजर डालें तो ये पर्टिकुलर सीन काफी सारे लोगों को उनके बचपन की याद भी दिला रहा है, जहां वो एक दूसरे से अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास और खास तौर पर अपने पेरेंट्स के हार्श और इनसेंसिटिव बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करते देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ कमेंट्स में तो व्यूअर्स ये तक डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें बचपन में किस चीज से पीटा जाता था। ताज्जुब की बात यह है कि इस मूवी के एक्टर रणबीर कपूर भी 2007 में अपने एक इंटरव्यू में अपने ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जहां वो बताते हैं कि कैसे वो बचपन में अपने फादर और रिनोड एक्टर ऋषि कपूर के वायलेंट बिहेवियर के चलते उनसे बेहद डरा करते थे। साथ ही वो अपने इंटरव्यूज में उनके पेरेंट्स के बीच के मैरिटल डिस्कॉर्ड और स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप के चलते उनके द्वारा फेस किए गए इमोशनल टर्मोइल के बारे में भी डिस्कस करते रहते हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आज जब हम देख रहे हैं YouTube वीडियोस में कमेंट करने वाले आम जनता से लेकर मूवी स्टार्स तक सबके बीच अपनी फैमिलीज में रिप्रेस्ड चाइल्डहुड इमोशंस, टर्मोइल और लाइफ लॉन्ग मेंटल इम्पैक्ट के साथ बड़ा होना एक आम बात होती दिखाई देती है, तो फिर इस बारे में बात क्यों नहीं की जाती? आखिर क्यों हम सब उन अडल्ट स्केल चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में बात नहीं करते, जिनमें यदि समय रहते सुधार कर दिया जाता तो शायद इनके दिल की गहराइयों में छिपा हुआ दर्द कम हो जाता। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चे के बुरे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आगे जाकर उस पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं और कैसे इस इशू पर आंख मूंद लेने से हम अपने और अपने समाज के कल को अपने हाथों से ही बिगाड़ रहे हैं। तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, हर पेरेंट का यही सपना होता है कि उनके बच्चे अपने लाइफ और करियर में उनसे भी ज्यादा आगे निकलें। जो पेरेंट्स अपनी लाइफ में नहीं कर पाए हैं वो उनके बच्चे करके दिखाएं। इसलिए जनरली कहा जाता है कि चिल्ड्रन आर ऑफन द पेरेंट्स लास्ट एफर्ट एट परफेक्शन। और यही कारण है कि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों में वो परफेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं जो वो खुद में डेवलप नहीं कर पाए। मगर कभी कभी परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन ऑब्सेशन में बदल जाती है, जहां उनका बच्चा कैसे बोले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कितना पढ़े, कितना खेले, ये सारी चीजें बचपन से ही डिक्टेट करने लगी जाती हैं। ये कारण भले ही पेरेंट्स को बच्चे के फ्यूचर के लिए सही लगता हो, लेकिन इस मैल एडिक्टिव परफेक्शनिज्म का एक बच्चे की मेंटल हेल्थ और लॉन्ग टर्म वेलबीइंग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी बारे में इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार परफॉर्मर युवराज सिंह भी अक्सर अपने फादर योगराज सिंह के ओवर स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग रवैये को लेकर बात करते रहे हैं। इसके चलते वो अपने फादर को ड्रैगन तक बुलाते हैं। युवराज अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बचपन में उनके लिए अपने फादर को फेस करना ही बेहद मुश्किल था। साथ ही युवराज सिंह बताते हैं कि अंडर 14 स्केट्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले युवराज स्केट्स में ही अपना करियर बनाना चाहते थे, मगर युवराज के लिए उनके एक्स क्रिकेटर पिता योगराज का सपना कुछ और ही था। ऐसे में सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए योगराज जी ने अपने बेटे को स्केट से दूर कर दिया। यही नहीं, युवराज बताते हैं कि उनके पिता बीमारी और इंजरी के बाद भी युवराज को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए फोर्स किया करते थे। साथ ही क्रिकेट में छोटी सी गलती होने पर हार्शली पनिश भी करते थे। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज के करियर को देखकर ये कहा जा सकता है कि अंत भला तो सब भला। साथ ही युवराज भी अपने क्रिकेट करियर का श्रेय अपने पिता को ही देते हैं। मगर युवराज अनुपम खेर को दिए एक इंटरव्यू में अपने पिता के बारे में बिना किसी कटुता के हंसते हुए कहते हैं कि मेरे पिताजी ने जो मेरे साथ किया वो कोई अपने बच्चे के साथ ना ही करे तो अच्छा है। ऐसे में जाहिर है कि आज तक युवी को अपने बचपन में पिता द्वारा किया गया हार्श ट्रीटमेंट चुभता है। यहाँ तक कि युवराज के पिता योगराज आज खुद ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि उनका बिहेवियर हार्श था। यही नहीं, फेमस हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप भी अपनी टेस्टिमनी में ये बात बताते हैं कि बचपन में उनकी मदर का बिहेवियर उनकी ओर बेहद क्रूअल और वायलेंट था। वो अपने मदर के वायलेंट बिहेवियर से बचने के लिए उनके सामने आने से भी बचते थे। साथ ही अपने ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस करते हुए जॉनी डेप बताते हैं कि फिजिकल वायलेंस एक टेम्परेरी पेन है, लेकिन उनके मदर द्वारा किया गया वर्बल अब्यूज ने उन्हें इमोशनल ट्रॉमा दिया है, जिससे वो कभी उभर नहीं पाए। प्रोफेशनल परफेक्शनिज्म के लिए अपने मदर के ऐसे ही बिहेवियर के बारे में ही फेमस हॉलीवुड स्टार जेनिफर लोपेज भी अपने एक्सपीरियंसेस साझा करती हैं।
पेरेंट्स के अपने चिल्ड्रन की ओर इसी तरह के हार्श बिहेवियर का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हमें वर्ल्ड रिनोन्ड सिंगर माइकल जैक्सन के रूप में भी देखने को मिलता है, जहां वो बताते हैं कि कैसे बचपन में उनके पिता जो जैक्सन उन्हें स्ट्रैप से बांधकर पूरी तरह पीटा करते थे। साथ ही ऑर्फा विन्फ्री को दिए अपने एक इंटरव्यू में माइकल जैक्सन ने बताया कि डैम स्टेप गलत करने पर उनके पिता द्वारा उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था, क्योंकि उन्हें माइकल की ओर से किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं थी और परफेक्शन के लिए उनका ये अब्यूज उनके साथ कई दशकों तक चला। यानी माइकल ये भी बताते हैं कि जवान हो जाने के बाद भी वो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से अपने पिता से नजरें तक मिलाने से डरते थे। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनके इसी डार्क पास्ट की वजह से वो अब्यूज से अब्यूजर बन गए। लेकिन दोस्तों, पेरेंट्स का ये हार्श बिहेवियर केवल कुछ सेलिब्रिटीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक बच्चे से परफेक्शन की उम्मीद हम सबके घरों में भी की जाती है। और कभी कभी इस परफेक्शन या बच्चों के आइडियल बिहेवियर को अचीव करने के लिए मार का सहारा भी लिया जाता है। उदाहरण के लिए 2018 में किए गए एक नेशन वाइड सर्वे में ये बात सामने आती है कि देश भर के 77.5% पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए मारपीट का सहारा लेते हैं। इनमें से 28% का ये मानना था कि वो ऐसा रेगुलर बेसिस पर करते हैं। मगर इस सर्वे में जो सबसे ताज्जुब की बात सामने आती है वो ये कि लगभग 69% पेरेंट्स ये बात जानते हैं कि बच्चों से मारपीट करने के कितने दुष्परिणाम होते हैं, लेकिन फिर भी वो रोजमर्रा में अपने टेम्पर लूज करके बच्चों पर हाथ उठाते हैं। इसी तरह यदि हम देश की फाइनेंशियल कैपिटल और सबसे बड़ी मेट्रो सिटी मुंबई में 2015 में बॉन्ड स्मार्ट द्वारा कराए गए एक सर्वे पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि यहाँ के 62% पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। साथ ही सर्वे में गौर करने वाली बात यह है कि ये पेरेंट्स किसी अनएजुकेटेड फैमिली से नहीं आते हैं, बल्कि सर्वे में शामिल 1750 पेरेंट्स में से 1075 के पास एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज थी, जबकि बाकी के 725 पेरेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स या पीएचडीज थे, जिनमें से ज्यादातर वर्ली और नवी मुंबई जैसे एरियाज के अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, जहां वो अपने बच्चों को होमवर्क या दूसरी एक्टिविटीज से लेकर टाइमली सोने जाने तक के लिए पिटाई का सहारा लेते थे। वहीं सर्वे में पता चला कि घर में बच्चों के साथ ज्यादातर मारपीट भी मां के द्वारा की जाती है। बल्कि 2012 में हुए एक सर्वे में ये पता चला कि देश की 77% मदर्स, जिनमें ज्यादातर स्टे होम मदर्स थी, अपने बच्चों के साथ मारपीट करती हैं। यही नहीं, सर्वेज बताते हैं कि राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी स्कूल में मिलने वाली हार्श फिजिकल पनिशमेंट को इलीगल डिक्लेयर कर देने के बाद भी आज भी भारत के स्कूल्स में बच्चों को पीटना एक आम प्रैक्टिस है। अक्सर इस बात को भी पॉइंट आउट किया जाता है कि भारत में आज भी अच्छी एजुकेशन के लिए पेरेंट्स और टीचर्स के बीच बच्चों की हार्श फिजिकल पनिशमेंट्स को सही माना जाता है, जहां पेरेंट्स खुद टीचर्स को अपने बच्चों को मारने की इजाजत देते हैं। 2018 के अग्रसर नाम के एक एनजीओ द्वारा कराए गए एक सर्वे में ये बात पता चली थी कि स्कूल्स में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आने वाले 88% बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट का शिकार होना पड़ता है, जबकि 91% इस प्रैक्टिस को सही भी मानते हैं। मगर बच्चों के साथ हो रही मारपीट एक अकेला कारण नहीं है, बल्कि आंकड़े दिखाते हैं कि हम अपने बच्चों में परफेक्शन की तलाश करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यदि हम यूनिसेफ की एक लेटेस्ट रिपोर्ट उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए शाउटिंग, स्लैपिंग और खाना डिनाई करने जैसे 30 अब्यूजिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उन्हें अलग अलग हार्श नेम से बुलाना, बुली करना, अकेले कमरे में बंद कर देना जैसी टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। मगर दोस्तों, एक बच्चा केवल बचपन में पड़ी मार की वजह से ही नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होता, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बुरा असर एक बच्चे के अराउंड का टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी होता है। दोस्तों, बच्चों का शरीर जितना नाजुक होता है, उनका मन उससे भी ज्यादा कोमल। इस उम्र में उनका सेल्फ बेहद रिस्पॉन्सिबल होता है, जहां अपने आसपास होने वाली हर घटना से वो अपने आसपास के लोगों और इस दुनिया के तौर तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। मगर क्या हो यदि एक बच्चे के आसपास का माहौल और उसके घर का एनवायरनमेंट ही इतना टॉक्सिक हो कि वो एक बच्चे की सोच और समझ को ही नेगेटिव डायरेक्शन में मोड़ दे। उदाहरण के लिए बहुत सी साइंटिफिक रिसर्चेस इस बात का दावा करती हैं कि एक फैमिली हाउस होल्ड जहां पेरेंट्स के बीच में डिस्कॉर्ड होना आम है, या ऐसे घर जहां पेरेंट्स बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं, उसका एक बच्चे के मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जहां कभी कभी यह असर उन बच्चों को एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा और लॉन्ग टर्म मेंटल इशू देने का भी काम करता है, जहां उनमें ईटिंग डिसऑर्डर, प्रॉब्लमैटिक स्पीच, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ इंपेयरमेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इंट्रोवर्ट बिहेवियर या कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी इत्यादि जैसे समस्याएं पैदा होने लगती हैं। यहाँ तक कुछ रिसर्च इस बात का भी दावा करती हैं कि यदि एक बच्चा सो भी रहा हो और उसकी प्रेजेंस में उसके पेरेंट्स के बीच
हीटिंग आर्गुमेंट्स हो रहे हो तो भी उस बच्चे के मेंटल हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे घरों में बच्चे एक कांस्टेंट डिस्ट्रेस और इंटरनल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों में एंटी सोशल और क्रिमिनल बिहेवियर्स जैसे स्कूल बंक करना, डिसरिगार्ड फॉर राइट्स ऑफ अदर्स, चोरी करना, झूठ बोलना, चीटिंग, एडिक्शन टू निकोटीन, अल्कोहल, एक्सेसिव सोशल नेटवर्किंग, वीडियो गेमिंग, एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट विद फ्रेंड्स और ईव टीजिंग या बुलिंग जैसे नेगेटिव बिहेवियर ट्रेट जन्म लेना शुरू कर देते हैं, जो समय के साथ बढ़ते ही जाते हैं। यही नहीं, यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स और अर्ली इन्वेंशन फाउंडेशन द्वारा की गई एक रिसेंट स्टडी से ये बात पता चलती है कि पेरेंट्स के बीच का डिस्कॉर्ड बच्चों में लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज भी पैदा कर देते हैं, जहां उनमें अडल्टहुड में डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, लो इम्यूनिटी और अस्थमा जैसे हेल्थ इश्यूज होने का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अपने रिसेंट मेमोयर में रिनोन्ड एक्टर विल स्मिथ अपने फादर द्वारा विल की मदर को फिजिकली अब्यूज करने और उनके बीच के डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े एक्सपीरियंसेस साझा करते हुए बताते हैं कि कैसे उनके फादर की वायलेंट बिहेवियर ने उन्हें इमोशनली स्कार किया। ऐसे में एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ऐसे टॉक्सिक हाउसहोल्ड्स में बच्चों पर जो भी नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं वो इतने बुरे हैं कि बच्चे के लिए इससे बेटर यही है कि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाए। मगर हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। आफ्टर ऑल एक बच्चे को डिसिप्लिन करना तो जरूरी ही है ना, और इस काम में सख्ती से काम ना लिया जाए तो बच्चों के बिगड़ने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी में अक्सर इस बात पर चर्चा होती है कि आखिर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी और उसका बिहेवियर बनता कैसे है। क्या एक व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स जन्म से ही लेकर आता है या फिर वो इस दुनिया में आने के बाद अपनी पर्सनालिटी को बनाता है। साइकोलॉजी में इसी जटिल प्रश्न को नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट कहते हैं। दशकों तक चली इस डिबेट और इससे जुड़े रिसर्च एनालिसिस के बाद आज ये कंक्लूड किया जाता है कि एक व्यक्ति की पर्सनालिटी बनने में इन दोनों ही फैक्टर्स का इक्वल रोल होता है। यानी ये बात सही है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर और उसके कुछ बायोलॉजिकल ट्रेट्स ये बात तय करते हैं कि आने वाले समय में वो बच्चा किस तरह का इंसान बनेगा। क्या वो इंट्रोवर्ट होगा या फिर एक्सट्रोवर्ट, क्या वो शांत स्वभाव का होगा या फिर वायलेंट, क्या वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनेगा या एक क्रिमिनल। मगर साथ ही साइकोलॉजिस्ट इस बात पर भी जोर देते हैं कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी और उसके कैरेक्टर ट्रेट्स काफी हद तक उसके एनवायरनमेंट पर निर्भर करते हैं। यानी एक बच्चा कैसे माहौल में पल बढ़ रहा है, क्योंकि यही एनवायरनमेंट सही मानों में उसे वो कंडीसिव सपोर्ट दे सकता है जहां वो अपने रियल पोटेंशियल को अचीव कर सके या अपने जेनेटिक ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर सके, या फिर उसके आसपास का डिग्रेडिंग और टॉक्सिक एनवायरनमेंट उसे कॉम्प्लेक्स मेंटल ब्रेकडाउन्स और पर्सनालिटी इश्यूज के अंधेरों में ढकेल सकता है। उदाहरण के लिए स्टडीज बताती है कि जिन बच्चों को बचपन में फिजिकल अब्यूज या पेरेंट्स द्वारा इल ट्रीटमेंट का शिकार होना पड़ता है, वो आगे जाकर सिमिलर बिहेवियर अपने बच्चों या लव्ड वंस के साथ भी करते हैं या फिर कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जिस तरह के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके बड़े हुए हैं या जैसा बिहेवियर उनके साथ हुआ है वो उसी को इमिटेट करने लगते हैं। यही कारण है कि बहुत सी स्टडीज इस बात का दावा करती हैं कि जिन बच्चों ने अपने बचपन में वायलेंट बिहेवियर या डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स विटनेस किए हैं उनमें आगे जाकर सेम बिहेवियर डिस्प्ले करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि सीरियल किलर और मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे पेशेंट्स पर की गई रिसर्चेस भी इस बात को सिद्ध करती है कि एक सीरियल किलर या मेंटली अनस्टेबल इंडिविजुअल्स भी नेचर और नर्चर दोनों रीजंस की वजह से ही डेवलप होते हैं। मगर इसमें एक बड़ा कारण नर्चर या उस व्यक्ति के आसपास के एनवायरनमेंट का होता है जहां वो पला बढ़ा है। यही कारण है कि ऐसा माना जाता है कि बच्चे मिरर्स के समान होते हैं, जहां उन पर जैसा इंप्रेशन पड़ता है वो भी उसी तरह का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके चलते यदि हम गौर से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से फिजिकली ग्रोन इंडिविजुअल्स हैं जो किसी न किसी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से अनटोल्ड मेंटल टर्मोइल से जूझ रहे हैं। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर समस्या का हल क्या है। दोस्तों, एक बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है जिस पर जो भी लिखा जाए वही आगे जाकर उसकी आइडेंटिटी या उसकी पहचान बन जाती है। ऐसे में जाहिर तौर पर कोई भी पेरेंट्स, टीचर्स या हमारी सोसाइटी इन जनरल अपने बच्चों और उनके भविष्य के लिए बुरा नहीं सोचते और वो अपनी समझ से इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को एक सुनहरा कल मिले। लेकिन कभी कभी इस सुनहरे कल के लिए हम जाने अनजाने में अपने बच्चों को एक ऐसा जख्म दे देते हैं जो भले ही आंखों से दिखाई ना देता हो, लेकिन उसका दर्द उन बच्चों की आत्मा तक पहुंच जाता है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां वो खुलकर सांस ले सकें, जहां वो उसी तरह आगे बढ़ सकें जिस तरह पढ़ने के वो हकदार हैं। जाहिर है कि हम में से बहुत से लोगों को बचपन में ऐसे ही कुछ टर्मोइल से गुजरना पड़ा हो, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस जख्म के टीस को समझते हुए इस दर्द को अपनी आने वाली जनरेशन में फैलने से रोकें।
हम एक बच्चे की भावना और उसकी संवेदनाओं को भी उसी तरह ध्यान रखें जैसे हमें रखना चाहिए। और यदि आप एक पेरेंट हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे के सामने कैसा बिहेव करते हैं उसका उसके मानसिक पटल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप दोनों एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, इन सारी बातों का बच्चों की मेंटल स्टेट पर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। तो एज अ पेरेंट हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चे वही ऑब्जर्व करें जो हम उनको बनाना चाहते हैं। आई होप आप इस संदेश को समझेंगे और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के हिसाब से देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट? Discuss the provisions under the various laws under corporal punishment in India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।